हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराए जाने वाले समूह ग की जो परीक्षाएं हैं, खासकर पटवारी री एग्जाम और जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होना है उसको लेकर के है। यूके ट्रिपल एससी का जो आपका वर्तमान पैटर्न है उस पर आधारित है। मैं इतना आपको आश्वस्त करा सकता हूं कि इससे अच्छा जो आपका पेपर का पैटर्न है वो आपको उत्तराखंड में और कहीं नहीं मिलेगा जो हम करा रहे हैं। और इससे आपके उत्तराखंड का जो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम निकालने हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी, सिलेबस को समझने में और खासकर आपको पैटर्न को समझने में और क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आपके लिए ये काफी लाभकारी होंगे। अगर आपको ऐसे ही पेपर चाहिए और फुल लेंथ के चाहिए तो 100 नंबर के 20 पेपरों की हमारी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर पड़ी हुई है। आप वहां से उसे परचेज कर सकते हो। मात्र 250 रुपए में आपके 100 नंबर के 20 पेपर हैं, जिसमें 40 उत्तराखंड है, 20 आपका हिंदी है और 40 जीएस, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर का जो है वो सब उसमें शामिल किया है। तो आज का हमारा पेपर जीएस का पेपर है। जैसा पैटर्न उनका है वैसा ही पैटर्न हमने बनाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो देखने के बाद खुद ये बात आपके समझ में आएगी और हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर आपके 4 वेद दे रखे हैं और उन वेदों का जो आपका रचना है, उनके काव्य का जो स्वरूप है वो दे रखा है। तो ऋग्वेद मूलतः प्रार्थनाओं का संग्रह है और यजुर्वेद आपके यजुर्वेद जो है वो आपका स्रोत और कर्म कांड का संग्रह है। अथर्ववेद सॉरी यजुर्वेद यजुर्वेद आपका स्रोत और कर्म कांडों का संग्रह है। सामवेद आपका संगीतमय स्रोत है, भारतीय संगीत का जनक इस वेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद है तंत्र मंत्र और वशीकरण का। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो इसका ए सही आंसर होगा। ये जो आपके इन वेदों की विशेषताएं हैं वो ये हैं। तो इसमें अगर आप देखना चाहें तो इनके फैक्ट क्या है, देखो। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सूक्त विधि देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं, वही जो देवताओं की प्रार्थना में लिखे गए। इन गीतों में भक्ति भाव की प्रधानता है। सामवेद से ही सर्वप्रथम स्वाद स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जो आपने ऊपर पढ़ा। 4 वेदों में यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में रचित है। और अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में ही जादू, टोना, रोग निदान जैसी जो आपकी पद्धतियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आने वाला मोरक्को का एक अफ्रीकी यात्री था। तो उसने इब्न बतूता ने उसके सोने के सिक्के को दीनार कहा। और दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा के रूप में जारी करना चाहता था। ये नहीं है, क्योंकि उसका व्यापारिक गतिविधियों से बहुत लेना देना नहीं था, क्योंकि वो अपनी उलझनों में ही अपने जीवन भर फंसा रहा, जिसके कारण उसे विरोधाभासों का मिश्रण, रक्त पिपासु जैसी संज्ञाएं मिली। तो ये जो आपका इसमें जो आपके कथन और कारण है, तो कथन ए तो सही है, कारण आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये मोहम्मद बिन तुगलक से, यह पहला मध्यकालीन सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया। दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा मतलब, सांकेतिक मुद्रा का मतलब था आपका जो एक ऐसी मुद्रा जो केवल क्या हो, संकेत के रूप में ढाली जाए, मतलब अधिकृत मुद्रा ना हो। तो इसने अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उससे उभरने के लिए प्रयास करा और कांसे के सिक्के जारी करवा दिए। और हर घर में कांसा होता है, उसने मार्केट में सब लोगों ने गला करके वो कांसे के सिक्के बना दिए। इतनी अधिक मुद्रा आ गई कि उससे और भी आफत खड़ी हो गई, तो सफल नहीं हुआ। और दूसरा, राजमुंदरी अभिलेख में इसे दुनिया का खान और एडवर्ड थॉमस द्वारा इसे सिक्के बनाने वाला सुल्तान कहा गया है और धनवानों का युवराज कहा गया है। तो सिक्के बनाने वाला सुल्तान भी यही है और सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 4 जैन तीर्थंकर हैं और उनकी विशेषताएं हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो ऋषभदेव का शरीर त्याग, ऋषभदेव जो आपके पहले आपके जैन तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकरों में, उनका शरीर त्याग हुआ था विपुलांचल पर्वत बिहार में। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, महावीर नहीं, पार्श्वनाथ, संवेद शिखर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू। ऋषभदेव का शरीर त्याग कैलाश पर्वत नेपाल में हुआ था, ये है इसका सही। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हुआ था विपुलांचल प्रदेश बिहार में, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें आपके तीर्थंकर थे, उन्होंने झारखंड के संवेद शिखर में ज्ञान की प्राप्ति की थी, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। तो इसमें होगा ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी कि सी इसमें सही आंसर होगा। इसमें सही आंसर होगा सी। अगला, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो शिवाजी के प्रशासन में 8 उनके महत्वपूर्ण मंत्री थे, उनके कार्य और आपके उनका पद, नाम और उसके सामने उनका कार्य दिया गया, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमंत विदेश मंत्री था, बिल्कुल सही है। सुमंत या दबीर भी कहा जाता था इसको। सरे नौबत ये आपका सेनापति होता था जो सैन्य कार्यों को निपटाता था। अमात्य वित्त मंत्री होता था, ये भी सही है। सरुनवीस न्यायाधीश नहीं था, सरुनवीस एक्चुअल में सचिव था जो कार्यालयी काम देखता था। तो इसमें सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां निर्वाचन आयोग को दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराता है दोनों के ही। इसके अलावा राज्यसभा के संसद और लोकसभा दोनों सदन, और राज्य के दोनों विधानमंडल के दोनों सदन, विधान परिषद और विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये चुनाव सब वो कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, कार्यपालिका के पास नहीं है, विधायिका के पास है। निर्वाचन आयुक्त उसी विधि से हटाए जाते हैं जिस विधि से आपके महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ये आपका बी गलत होगा। ये आपका केवल कौन सही होगा? ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका सी सही आंसर होगा। सी सही आंसर होगा। और इसमें दिया भी है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां निर्वाचन आयोग को प्रदान है। और अनुच्छेद 324(5) में निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ये संविधान में व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि थी। ठीक है, जिस समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई वो चौथी पदावधि में थे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार का कार्यकाल चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में सदस्य के रूप में रायबरेली से प्रतिनिधित्व किया था। रायबरेली नहीं है, फूलपुर इलाहाबाद से ये आपके सांसद चुने गए थे, ना कि रायबरेली से। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए, मोरारजी देसाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 सही होगा, बी सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, इसमें जो आपके स्पष्टीकरण है देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। प्रधानमंत्री पद पर उनकी पदावधि प्रथम 1947 से 1952 तक बने। 2 सितंबर 1947 को जब प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री वही थे 52 तक। फिर 52 में आम चुनाव है तो वही बने 52 से 57 तक दूसरा कार्यकाल। फिर तीसरा 57 से 62 तक वही बने। फिर 62 में चौथा कार्यकाल भी उन्हीं के नेतृत्व में गठित हुआ था पूर्ण बहुमत में।
और 64 में उनकी मृत्यु हो गई 27 मई 1964 को। फिर बने गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक और फिर लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संसदीय क्षेत्र फूलपुर इलाहाबाद था, न कि रायबरेली। 1977 में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पद पर मोरारजी देसाई ने शपथ ग्रहण की थी, जिन्होंने गुजरात के सूरत से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। ये फैक्ट दे रखे हैं इसको लेकर के। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहला लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। रेगुलेटिंग एक्ट में ही पहला लिखित संविधान आया था भारत के लिए, जो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। जो आज तक बंगाल का गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही है, परंतु आर का स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसमें बी सही आंसर होगा। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत में स्थापित तीनों ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों बंगाल, बंबई तथा मद्रास को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश होंगे। इसी आधार पर 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे बने थे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला, राजमन्नार समिति जिसे केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा गठित की गई थी? केंद्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन में अभी भी केंद्र को इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि राज्यों के साथ पक्षपात का आरोप लगता है केंद्र पर, तो उस पर सुझाव देने के लिए समय समय पर आपके आयोग समितियां बनी। तो पहली जो आपका समिति बनी थी, आयोग बना था, वो तमिलनाडु सरकार ने बनाया था कि ऐसा होना चाहिए, सुझाव था ये। वो ये आपका क्या था? ये आपका राजमन्नार समिति थी, जो तमिलनाडु की सरकार ने बनाई थी। तो डी इसका सही आंसर है। तो इस समिति के संबंध में कुछ तथ्य हैं, देखिए। इस समिति का गठन 1969 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पीवी राजनन्ना थे और इनके 2 अन्य सदस्य थे। राजमन्नार समिति की निम्नलिखित सिफारिशें थी। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो होता है। वित्त आयोग की स्थायी बना देना चाहिए, 5 वर्ष में ना बनाया जाए बल्कि स्थायी बनाए। 7वीं अनुसूची में संशोधन कर अवशिष्ट शक्तियों को राज्य को दे दिया जाए। 7वीं अनुसूची में 3 चीजें हैं, राज्य सूची के विषय राज्य के हैं, केंद्र सूची यानी कि संघ सूची के संघ के हैं, और संवर्ती सूची के दोनों के हैं। इसके अलावा जो आपके विषय उत्पन्न हो जाएगा वो अवशिष्ट विषय कहलाएगा, वो केवल केंद्र का होगा, ऐसा अभी प्रावधान है। इसने इसे राज्य को देने का कहा था। राष्ट्रपति शासन से जुड़े अनुच्छेदों 356, 357, 365 को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन राज्यों के ऊपर कभी कभी जबरदस्ती भी थोप दिया जाता है, तो उसे समाप्त कर देना चाहिए, ये कहा था। हालांकि ये सिफारिशें लागू नहीं हुई। फिर बाद में 1983 में भारत सरकार ने अपना आयोग बनाया, जिसे हम सरकारी आयोग बोलते हैं, और उसकी सिफारिशें भी लगभग ऐसी थी, वो भी लागू नहीं हो पाई। फिर उसके बाद आपका मदन मोहन पुंछी आयोग बना था, वो भी आपके केंद्र राज्य संबंध पर था। एसेम्बलर के कार्य बताइए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एसेम्बलर एक क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये असेंबली की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। असेंबली मतलब भाषा कोड में लिखी जाने वाली भाषा होती है कंप्यूटर में, उसे आपका ट्रांसलेट करके एक मशीनी भाषा, यांत्रिक भाषा में बदलने का काम असेंबलर द्वारा किया जाता है। तो इसमें सही आंसर सी है। अगला, इसके कुछ तथ्य हैं। यह एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है, जिसे मशीनी भाषा बोलते हैं। हम जिस भाषा में आपका कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम आपका उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं। और उसके अलावा कोडों में जो लिखी जाती है वो असेंबली भाषा होती है, जिसे हम निम्न स्तरीय भाषा बोलते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पर होता है, लेकिन वो अलग अलग जो आपके विंडोज होती हैं उनमें अलग अलग होता है। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो आता ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, उसका हिस्सा है। तो ये 3 इसके तथ्य हैं। अगला, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैम को आपका इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। रैम में जो डाटा होगा वो तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक
कंप्यूटर में बिजली चल रही, एक बार के लिए बिजली कट होगी तो रैम का डाटा उड़ जाएगा, फिर नए सिरे से डाटा बनाना पड़ेगा। तो इसे इसीलिए वॉलेटाइल क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, जिसको हमेशा पावर सप्लाई की जरूरत होती है। पावर सप्लाई ऑफ होते ही रैम में जो डाटा होता है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो रैम के संबंधित कुछ नोट हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसे संग्रहित डाटा को परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें संग्रहित किसी भी डाटा को आप चेंज कर सकते हैं। और अस्थायी मेमोरी, रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। जिस समय हम काम कर रहे होते हैं तो उस समय यही मेमोरी हमारे उपयोग में आती है। रैम की दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला डायनामिक रैम। डायनामिक रैम का मतलब ऐसा रैम जिसे हम रिफ्रेश करके बदल सकते हैं, और स्टैटिक रैम जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें आपके रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है। अगला, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियाक था। ये एनियाक एक पूर्ण रूप से क्या था? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका जो फुल फॉर्म है, यही हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कंप्यूटर तो पहले से पास्कल द्वारा भी बनाया गया था, अन्य के द्वारा भी, गणना के यंत्र बहुत थे। पहला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र बना वो एनियाक था, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा गया। इसे 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन म्यूसली द्वारा सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण डिजिटल कंप्यूटर के रूप में आविष्कृत किया गया था। जो अगला क्वेश्चन है वो है, यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उदाहरण है। एनियाक ही प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसे बॉल भी कहा जाता था। बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूबें होती थी जिनका आकार आपका 1800 वर्ग फीट तक हो सकता था, 8 फीट ऊंची होती थी। ये एनियाक है, बहुत बड़ा आपका जो आपके बड़े बड़े हॉल होते थे उनके बराबर का होता था। इनमें कार्य प्रणाली धीमी होती थी और आपका ये चलाने में भी कठिन होते थे। जो वैज्ञानिक और मशीनी भाषाओं को लिख सकता था, समझ सकता था, वही इनको चला सकता था, सामान्य व्यक्ति नहीं चला सकता था। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है। अब उत्तराखंड में अल्पसंख्यक, भारत में आपको पता है अल्पसंख्यक प्रत्येक वह समुदाय है जिसका भारत की आबादी में प्रतिनिधित्व 50% से कम है। इस प्रकार से भारत में हिंदुओं के अलावा जितने भी आपके धार्मिक समुदाय हैं सबके सब अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी हैं, पारसिक लोग, सब। तो उत्तराखंड ने आपका मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया मुसलमानों का। अब अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का एक नया ही क्या अधिनियम पारित कर दिया है, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम। तो इससे कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं। देखिए, 1 अक्टूबर 2025 को गैरसैंण में विधानसभा सत्र में यह अधिनियम पारित किया गया, जो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम है। इसके तहत राज्य में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान एक ही प्राधिकरण के तहत संचालित होंगे। अब कोई मदरसा बोर्ड नहीं होगा, ये सभी के सभी एक ही उसमें आ गए। इस अधिनियम के तहत जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम समाप्त हो गया। अब मदरसा शिक्षा बोर्ड इसके लागू होते ही खत्म हो गया है। तो ये इससे जुड़े हुए फैक्ट है। अगला, गिद्धों के संरक्षण के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है? गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है असम सरकार ने। ये जो आपका गिद्ध संरक्षण है, आपको पता है गिद्धों की जो संख्या है, आबादी है, वो लगातार घटी है, उनके विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो उनके लिए आपका सेव करके एक क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सेव एशियन वल्चर्स करके। वल्चर्स मतलब गिद्ध। तो इनके लिए एक प्रोग्राम पूरे देशव्यापी उसमें चल रहा है। पूरी दुनिया में जो गिद्धों की प्रजातियां, उनमें बहुत बड़ा आपका खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। देखो, गिद्ध IUCN की रेड डाटा लिस्ट में सम्मिलित है। सम्मिलित भी इसमें वो विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंची हुई प्रजातियों में। विश्व में इसकी 23 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कई सारी प्रजातियां अब धरती पर नहीं है। गिद्धों के संरक्षण के लिए वी फाउंडेशन इंडिया ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से, गुवाहाटी विश्वविद्यालय का है असम में, गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया। जो क्वेश्चन था, तो ये असम ने जारी किया है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। और गिद्धों की प्रजाति संकटग्रस्त होने का प्रमुख कारण पशु उपचार में उपयोग होने वाले रासायनिक डाइक्लोफेनेक का मुख्य योगदान है। डाइक्लोफेनेक एक
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, मतलब जिसका उपयोग दर्द निवारक और बुखार उतारने में किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपके जानवरों की चिकित्सा में मुख्यतः प्रयोग होता है। जब जानवर को बुखार आता है या फिर दर्द होता है तो उसको दिया जाता है। पर इसकी एक खास बात यह होती है कि जिस जानवर में यह प्रयोग किया जाता है तो इसके अंश उसकी कोशिका में स्थायी रूप से रह जाते हैं और उस जानवर को तो कोई नुकसान उससे नहीं होता है। लेकिन जब जानवर को मरने के बाद खुले में छोड़ा जाता है और गिद्ध उसको खाते हैं तो गिद्धों के भोजन के रूप में वो डाइक्लोफिनेक गिद्धों के शरीर में जाता है, तो उनके लिए वो एक विष का काम करता है और उसी के कारण दुनिया भर में गिद्धों की प्रजातियां विलुप्त हुई डाइक्लोफिनेक के अतिरिक्त उपयोग के कारण। तो इस एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स है इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब गिद्धों को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पहले तो आपके जानवरों में दवाइयों का प्रयोग कम ही होता था। जब से जानवरों का दवाई का प्रयोग होने लग गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं उनका, तो उनके कारण गिद्धों की मौत हुई थी। जो गिद्ध है वो आपके ये जो सफेद गर्दन वाला गिद्ध है, ये लंबी ये भूरी गर्दन वाला, इनमें से कई आपके अब दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। स्वेज नहर बनाने से भारत के पश्चिम देशों से दूरी कम हो गई, बिल्कुल सही है, पश्चिम देशों से दूरी घट गई। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच रास्ता बनने के कारण ही दूरी कम हुई है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही होना चाहिए। देखो मैं मैप में दिखाता हूं आपको किस तरीके से स्वेज नहर, जैसे पहले ये जो पश्चिमी देश है ये आपको पता है इंडिया है और ये हमारे पश्चिमी देश है। तो हमारे बीच जो व्यापार होता था वो अटलांटिक महासागर से केप ऑफ गुड होप ये है, यहाँ से होते हुए अरब सागर के थ्रू भारत में होता था। तो ये बहुत लंबा रास्ता, कठिन रास्ता, जिससे वास्को डी गामा भारत आया था, ये बहुत कठिन रास्ता था। स्वेज नहर यहाँ बनी है क्योंकि ये जो अरब सागर है इसका ये हिस्सा लाल सागर है, यहाँ तक तो खुला ही है। ये अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से यहाँ तक खुला है, बीच में ये गैप बंद था। अफ्रीका और एशिया जो सिनाई प्रांत है आपके मिस्र का, इसके द्वारा आपस में भूबद्ध थे, मतलब जुड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर की तरफ भूमध्य सागर है जो अटलांटिक में खुल जाता है इधर जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा, और इधर लाल सागर है, और लाल सागर इधर कहाँ खुलता है, अरब सागर यानी कि हिंद महासागर में। तो इतनी सेज नहर 169 किलोमीटर है, ये कटने से ये जो रास्ता हो गया भारत से ये हो गया। अब पश्चिमी देशों को हम काला सागर के थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ भूमध्य सागर से भी, और यहाँ से घूम करके उत्तरी सागर के। तो इससे दूरी भी कम हुई और खतरा भी कम हो गया। तो ये आपका दुनिया का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक रूट भी है, उत्तरी अटलांटिक यहीं से होकर के गुजरता है जिब्राल्टर जल संधि से। ये यूरोप का स्पेन देश है और ये इधर आपका अफ्रीकी देश है मोरक्को, इन दोनों के बीच में है ये जिब्राल्टर जल संधि जो आपके यूरोप और एशिया अफ्रीका को अलग करती है और अटलांटिक महासागर को जो आपका भूमध्य सागर है मेडिटेरियन सी इसके साथ जोड़ती है। यहाँ बनी स्वेज नहर, पहले ये भूबद्ध होते थे एशिया और यूरोप अफ्रीका, इसी के द्वारा सिनाई प्रांत में, तो उसी में कटी है स्वेज नहर। तो इससे इंडिया का रास्ता ऐसे खुल गया पूरे यूरोप के लिए, ऐसे। स्वेज नहर मिस्र के स्वेज जल संधि को पार करते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाला एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जो लाल सागर में स्थित स्वेज शहर के भूमध्य माध्यम से भूमध्य सागर के हिंद महासागर को जोड़ती है, जिससे ये अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बन जाती है। भारत में यूरोप से होने वाले निर्यात का लगभग 80% इसी नहर के थ्रू होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तूफानी चालीसा यानी कि जो हम हमारे पृथ्वी पर 3 तरह की स्थायी पवनें हैं। एक तो 30 डिग्री तक आपको पता है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक जो पवनें चलती हैं उन्हें तो हम बोलते हैं आपका ट्रेड विंड या आपके व्यापारिक पवनें, और उसके बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में जो पवनें चलती हैं उन्हें बोलते हैं हम आपका पछुआ पवनें। इससे बाहर जो चलती हैं उन्हें ध्रुवीय पवनें। 3 स्थायी पवनें हैं पूरे गोलार्ध में, ग्लोब पर। तो इसमें जो आपका पृथ्वी है इसमें जो पछुआ पवनें होती हैं वो आपका जो तूफानी चालीसा कहलाती हैं वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में कहलाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो भूमि है बहुत सारी और उसमें पहाड़ों से टकराती है तो अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। दक्षिण में सपाट समुद्र हैं तो इसमें निर्बाध रूप से बहने के कारण इनमें बहुत रफ्तार आ जाती है, इसीलिए इन्हें आपके गरजती चालीसा, चीखती साटा, भयंकर 50सा इन नामों से जाना जाता है। मतलब 30 डिग्री से 40 डिग्री तक गरजती चालीसा,
50 डिग्री तक चीखती साटा आपका भयंकर पचासा, और 50 से 60 तक आपका चीखती साटा के नाम से जाना जाता है। ये पछवा पवनों के हर 10 डिग्री में उसके रफ्तार को बढ़ने के कारण नाम मिले हुए हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में निर्बाध नहीं है तो सही नाम, पर निर्बाध नहीं है, निर्बाध दक्षिणी गोलार्ध में। ये बड़ी शक्तिशाली और स्थिरता के साथ बहती है। स्थिरता मतलब बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं, हमेशा एक उस पर दबाव पर बने रहती हैं और लगातार बहती हैं, ताकतवर होती हैं बहुत। और इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में, इस गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम, यानी कि यहां से यहां की ओर होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। तो ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 इसके सही आंसर है, बाकी ए सही नहीं है, तो इसका सी सही आंसर है। ये पछवा पवनें होती हैं जो मैं बता चुका हूं आपको, और इनका बहुत क्या होता है, एक स्थिरता के साथ बहुत तीव्र गति से बहने वाली होती। अब है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 163 देशों में 115वां स्थान मिला। शांति मतलब जहां लोगों के रहने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण हो, मतलब आतंकवाद, दंगे, फसाद, ये सारी चीजें नहीं है, और लोग ज्यादा सौहार्द और प्रेम के साथ रहते हैं, उसके लिए ये तैयार किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है, और यह सूचकांक वर्ष 2007 से जारी हो रहा है। 163 देशों में जारी इस रिपोर्ट में भारत 115वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में विश्व में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है, आयरलैंड दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। एशिया में सबसे शांत देश सिंगापुर है, अगर एशिया की बात करें। यूरोप में तो आपको पता है जो भी बेहतरीन सूचकांक होते हैं वो यूरोपियन देश ही उड़ा के ले जाते हैं, क्योंकि वहां मानवीय जीवन के लिए सबसे बेहतरीन आपके जीवन सुविधाएं हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका कुछ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उद्योगों में उपयोग। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में ही होता है, क्योंकि सीमेंट का रॉ मटेरियल चूना पत्थर ही है। तांबा का बिजली का सामान बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि ये अच्छा आपका सुचालक है। आपको पता है चांदी तो महंगा है, उसके बाद हमारे उसमें जो सबसे अच्छा सुचालक है चांदी के बाद वो आपका कॉपर होता है। तो कॉपर की उपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका उपयोग हवाई जहाज उत्पादन में किया जाता है। उसका जो फाइबर होता है वो काफी हल्का और मजबूत होता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। और मैग्नीज इस्पात के प्रगलन में प्रयोग लाया जाता है। जब लोहे के अयस्क को गलाया जाता है तो उस समय उसमें मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 होगा, तो इसका डी सही आंसर है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कर सही विकल्प का चयन करें। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय के पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है। खासी गारो जानती का जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय की पहाड़ियां नहीं है, बल्कि दक्कन के पठार का ही बिखरा हुआ हिस्सा है, और लेकिन वो लगातार बारिश होने के कारण कीप के आकार की बन गई है। तो मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभू सन्नति से हुई है, ये भी सही है। और इसमें अगर आप देखोगे दो पहाड़ों के मिलने के बीच में जो गैप के कारण झीलें बन गए, उनमें भराव के कारण कश्मीर जैसी घाटियां बनी हैं, जिन्हें करेवा कहा जाता है। केसर उत्पादन के लिए इन घाटियों को सबसे उपयुक्त माना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति त्रिकोणीय से नहीं हुई, हिमालय तो चाप है। हिमालय के ऊपर का जो पामीर वगैरह है, हिमालय के ऊपर का जो काराकोरम है, उसमें है त्रिकोण। हिमालय अपना सेपरेट यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बनने से हुआ। तो इसमें 1 और 2 ही सही होंगे, 3 सही नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि उसमें 2 तरफ से दबाव के कारण ये मोड़दार पर्वत उत्पन्न हुआ, जिसे हम हिमालय बोलते हैं। अगर आप कश्मीर में देखोगे तो इस प्रकार के पहाड़ों के बीच में जो ये समतल घाटियां बनी है, कभी यहाँ पर झीलें हुआ करती थी, उन झीलों में निक्षेप भरने के कारण ये समतल घाटियां बन जाती हैं, जिन्हें करेवा कहा जाता है। यही घाटियां आपके जिससे हम आपका केसर उत्पादन करते हैं करेवा घाटी में, उन कश्मीर है, जम्मू है, ये सब घाटियां आपका इसी का उदाहरण है। करेवा बोलते हैं इनको भौगोलिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ
जैसे दून घाटियां होती हैं वैसे यहाँ पर करेवा घाटियां होती हैं। वो दून के उदाहरण नहीं है कश्मीर घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित नहीं है? रानी झांसी मैरीन, रानी झांसी मैरीन जो आपका पार्क है वो यहीं पर है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी यहीं पर है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी यहीं पर है। राजीव गांधी नेशनल राष्ट्रीय पार्क ये आंध्र प्रदेश में, तो इसमें 3 तो है, चौथा वाला नहीं है, तो इसका बी सही आंसर होगा। इसका बी सही आंसर होगा। और इसमें दे भी रखा है राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े कुछ तथ्य। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल पर हेमीसाई राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में है ये। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, ये नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, साउथ बटन इसको बोलते हैं, ये भी आपका नेशनल पार्क है। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन 1972 में वन्यजीव संरक्षण कानून पारित होने के बाद भारत में वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हो चुके हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आपातकाल भी लगा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बल दिया गया था, पीडीएस सिस्टम। यह योजना समष्टि भाव मॉडल, आगत निर्गत मॉडल व उपयोग मॉडल के सम्मिलित रूप पर आधारित थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, मैंने इनके फैक्ट और उनके सहित आपको बनाया है। हमारा ये जो आपका नया जो वीडियो बनाने का संस्करण है, जो हमने अभी 3 वीडियो, तीसरा वीडियो डाल रहे हैं, 2 उत्तराखंड के डाले थे, अभी ये डाल रहे हैं। हिंदी का भी आएगा इसमें, उत्तराखंड का भी और जीएस का। जो आपका पैटर्न है उस पैटर्न पर भी वहीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके सिलेबस में, सिलेबस से नहीं बाहर नहीं बनाएंगे। और दूसरी चीज, जो आपके क्वेश्चन सबसे कठिन पड़ रहे हैं उन कठिनों को कैसे सॉल्व करना है, यहां से आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। तो इसीलिए आप हमारे इस पर जो वीडियो है एसएस स्टडी ऐप पर, इन्हें लगातार देखिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो आपके संसाधनों से दूर है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको इसमें पेड सीरीज लेनी है तो मात्र 250 रुपए में आप 20 क्वेश्चन पेपर्स की 100 नंबर की पूरी फुल लेंथ सीरीज आप हमारे एसएस स्टडी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।